का ऐतिहासिक विकास। ऐतिहासिक विकास इसमें 3 पॉइंट हम उठाएंगे। वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल। जैन तथा सेकंड है जैन तथा बौद्ध साहित्य, बौद्ध युग, साहित्य के बौद्ध युग, सॉरी साहित्य बौद्ध स्मृतियों में, स्मृतियों स्मृतियों के अंतर्गत ठीक है। तो हम ये जाति व्यवस्था का ऐतिहासिक विकास आज देखेंगे। कल आपको हमने जाति व्यवस्था के या जाति प्रथा के सिद्धांतों के बारे में बताया था। 6 सिद्धांत बताए थे। तो कौन कौन से थे? दैवी सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत, तीसरा धार्मिक सिद्धांत, चौथा व्यावसायिक सिद्धांत, प्रजातीय सिद्धांत और माना या आदिम जनजातियों के आकर्षण के का सिद्धांत। ठीक है, 6 सिद्धांत आए थे जिसमें से किसी को भी पूर्णतः मान्यता नहीं मिली है। सबका कुछ न कुछ कहीं न कहीं विरोध, कुछ कारण अवश्य रहे होंगे, लेकिन इनमें से सिद्धांतों में कोई भी कारण सर्वोपरि कारण नहीं था। तो आज हम इसको इतिहास की नजर से देखेंगे। ठीक है, इतिहास से इसका ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, क्योंकि जाति व्यवस्था हमारे यहाँ की भारतवर्ष की एक अनूठी व्यवस्था है जो विश्व की अन्य जातियों में कम ही देखने को मिलती है। इतनी अधिक मजबूती से खड़ा हुआ जो सामाजिक संबंधों का जाल है, जिसको हम जाति के रूप में जानते हैं, कम मिलता है देखने के अंदर। तो पहला हम लेते हैं वैदिक काल, जिसमें तो देखिए, अगर हम केवल सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं तो केवल उसके अध्ययन से ही कोई भी विचारक संतुष्ट नहीं हो सकता है कि जाति व्यवस्था का विकास कैसे हुआ। इसलिए हमको ऐतिहासिक अध्ययन करना उसका आवश्यक हो जाता है। ऐतिहासिक आधार पर हमने इसको 3 चरणों में बांट दिया है, जो आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं। 3 चरणों में बांटा हुआ है। तो इसमें पहला हम उठाते हैं वैदिक काल। तो ऋग वैदिक युग, जिसको पूर्व वैदिक काल कहते हैं, उसको ऋग वैदिक भी कहते हैं। तो ऋग वैदिक युग में जाति व्यवस्था के किसी स्वरूप का ज्ञान हमको प्राप्त नहीं होता है। बस हम ये जानते हैं कि आर्य एक जाति थी, अनार्य दूसरी जाति थी। सिर्फ इसी रूप में हम उसको देख सकते हैं। बाकी और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो जातियां आ गई हैं, उसका स्वरूप हमको ऋग वैदिक काल में नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक, तो क्यों? उसका कारण क्या है? उस समय समाज पूर्णतः खुला हुआ था, वर्ण व्यवस्था लचीली थी, समाज खुला हुआ था। खुला होने का मतलब ये था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को कर सकता है जो उसकी इच्छा करे। उसी आधार पर वह उसके वर्ण बदल जाया करते थे। जैसे अगर ब्राह्मण क्षत्रिय का कर्म करने लगे, प्रशासनिक कार्य करने लगे, तो वो क्षत्रिय हो जाया करता था। कोई शूद्र अगर योद्धा का काम करने लगे तो वो क्षत्रिय भी हो सकता था। या कोई वैश्य ऐसा काम करने लगे। तो कोई भी ऋग्वेद में एक श्लोक मिलता है जिसका अर्थ यह है कि एक ही परिवार में 3 लोग रह रहे हैं। तो जो मंत्र का ज्ञाता है पुत्र, उसका लिखता है श्लोक कि मैं तो ऋषि हूं, क्योंकि मैं मंत्र का ज्ञाता हूं, इसलिए मैं ब्राह्मण वर्ण से हूं। मेरे पिता वैद्य हैं और वो लोगों की सेवा करते हैं चिकित्सा के माध्यम से। तो वो क्या हो गए? वैश्य हो गए, क्योंकि उसके बदले में उनको धन मिलता है। सेवा के बदले में उनको धन मिलता है, तो वो एक प्रकार का व्यापार कर रहे हैं। तो वो
वैश्य वर्ण के हो गए। और वो कहता है आगे कि मेरी माँ समाज में कुछ लोगों के घरों में जाकर अनाज कूटने पीसने का काम करती है। तो अब एक ही परिवार में देखिए हैं 3 लोग, तो माँ का कर्म कौन सा है? शूद्र का कर्म हो गया, क्योंकि वह दूसरों की सेवा के लिए अपना कार्य कर रही है। अनाज कूटने पीसने का कार्य जो कि निम्न कार्य माना जाता है, तो उसको वो कर रही है। तो इतना समाज खुला हुआ था, इतना लचीला था ऋग वैदिक काल में, कि वहां पर हमको जाति व्यवस्था के बहुत अच्छे दर्शन न के बराबर होते हैं। हमको वहां पर जाति व्यवस्था नहीं दिखाई जाती है, केवल हमारे जो सैद्धांतिक 4 वर्ण हैं उन्हीं का हमको थोड़ा थोड़ा प्रादुर्भाव वहां पर देखने को मिलता है। उसमें भी अभी शूद्र वर्ण नहीं जुड़ा था। ऋग्वेद का जो अंतिम अध्याय है, 10वां अध्याय है, जिसको पुरुष सूक्त के नाम से जानते हैं, केवल उसी में बहुत 4 वर्णों का विराट पुरुष की शरीर से उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है, जिसको बहुत से विद्वान मानते हैं कि वो प्रक्षेपित है, यानी बाद में उसको लिखकर ऋग्वेद में पुराना दिखाने के लिए जोड़ दिया गया है। उत्तर वैदिक काल में लिखा गया हो और बाद में उसमें जोड़ दिया गया हो कि उसको पुराना दिखाया गया, तो ऋग्वेद का अंश बना दिया गया। तो ऐसा शक करते हैं बहुत से विद्वान इस बात पर। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि ऋग वैदिक काल में हमको जाति व्यवस्था के दर्शन नहीं होते हैं। फिर आता है हमारा दूसरा समय, ईसा पूर्व 1500 से 1000 तक का जो टाइम है वो ऋग वैदिक काल है। 1500 से तक ये हमारा आता है। तो उत्तर वैदिक काल 1500 के बाद जो आता है, 1500 ईसा पूर्व के बाद का जो टाइम है वो हमारा उत्तर वैदिक काल आता है। और उत्तर वैदिक काल का टाइम जो हमारे महाकाव्य है, रामायण है, महाभारत है, इसी समय में इसके बाद में हुए, जो जिनका इतिहास अभी थोड़े अंधेरे में माना जाता है। हालांकि पार्जुटर ने इसकी तिथि, महाभारत युद्ध की तिथि 850 से 950 के बीच उन्होंने निकाली हुई है, इसी समय में है। लिखित हमको ऐतिहासिक इतिहास मिलता है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, जहां से हम हिंदू विचार को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे महाभारत काल में मगध का राजा जरासंध हुआ। ठीक है, तो अब हम उत्तर वैदिक काल में देखते हैं कि जाति व्यवस्था का क्या है। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था कैसे विकास कर रहे हैं। तो उत्तर वैदिक काल में समाज में जाति व्यवस्था का उपयोग व्याप्त होने लगा, बढ़ने लगा, दिखाई पड़ने लगा। कैसे दिखाई पड़ने लगा? व्यवसाय के आधार पर विभिन्न जातियों का संगठन होने लगा। बर्तन बनाने वाले एक गांव या एक मोहल्ले में रहने लगे, दलिया बनाने वाले एक अलग उनका समूह बना, संगठन बना, जो एक साथ निवास भी करने लगे। लोहारों के अलग गांव हुए, विभिन्न व्यवसायों के अलग अलग गांव या मोहल्ले उनके बसने लगे। तो इस तरह से उनमें एक दूसरे से अलगाव की भावना आई कि हम तो ये हैं, व्यवसाय के आधार पर देखिए, है ना, कोई कहता है हम लोहार हैं, कोई कहता है हम नाई हैं, कोई कहता है हम डलिया बनाने वाले हैं, कोई रथकार है और कोई अन्य शस्त्र आदि बनाने वाला है। तो इस तरह विभिन्न व्यवसाय हमको वहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे रथकार, चर्मकार, कोई चमड़े का काम कर रहा है, कोई सोना राजवंशों के लिए और पूरे समाज के लिए, जनता के लिए गहने बना रहा है, तो वो कह रहा है मैं स्वर्णकार हूँ, तो उनकी एक लाइन हो गई। मोहल्ले में स्वर्ण, बहुत सारे लोग सोने का काम करने लगे, स्वर्णकार हो गए। कर्मकार जो लोहार थे वो कर्मकार कहलाए, उस समय कर्मार या कर्मकार कहलाते थे उत्तर वैदिक काल में। तो व्यवसाय के आधार पर हमको विभिन्न सामाजिक समूह दिखाई पड़ते हैं, संगठन करते हैं, जिन्होंने बाद में जातियों का स्वरूप ले लिया। ठीक है, ये सभी व्यवसाय छोटी छोटी श्रेणियों में संगठित हो गए थे। श्रेणी का मतलब है किसी चीज का संगठन, जैसे व्यापारिक संगठन, सैनिकों की श्रेणियां, व्यापारियों की श्रेणियां, आर्थिक जीवन में हमारे इसे देखने को मिलती हैं। और जो भारत का आर्थिक जीवन है उसमें आर्थिक श्रेणियां देखने को मिलती हैं। सेना में सैनिकों की श्रेणियां, जैसे पदातिक की श्रेणी अलग है, रथकारों की श्रेणी अलग है, हाथी घोड़ों की सेनाएं अलग हैं, तो उनकी सबकी एक एक श्रेणी है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमको कहाँ से, उत्तर वैदिक काल से ही जाति व्यवस्था का प्रादुर्भाव देखने को मिल जाता है। जैसे ही पूर्व वैदिक काल समाप्त होता है, वहीं पर वर्ण व्यवस्था के तत्व जैसे ही आते हैं, वैसे ही सामाजिक विभिन्न व्यवसायों के कारण सामाजिक समूह बन जाते हैं, संगठन बन जाते हैं, जो अपनी अपनी श्रेणियों में विभक्त होते हैं और जो एक दूसरे से अलग पहचाने भी जा रहे हैं। तो जाति क्या है? जो आकृति से और बताने से पहचान ली जाए, ऐसा माना जाता है। सेकंड हमारी आती है
बौद्ध तथा जैन साहित्य, इन साहित्य में, बौद्ध और जैन साहित्य में इस युग में जब ये हुए तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय तक थे, के समय थे बुद्ध थे, उनके पूर्व महावीर जैन थे और 24 तीर्थंकर हो चुके थे। इनका जो साहित्य लिखा गया इनमें विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का विवरण है। हम अगर बुद्ध की जीवनी पढ़े तो हम देखते हैं कि बहुत सारे सेठों के यहाँ, बहुत सारे व्यापारियों के यहाँ निरंतर वो जाते रहते थे, उनको निमंत्रण मिलता था और वो जाते रहते थे अपने शिष्यों के साथ, ठीक है ना। बहुत लोगों ने बौद्ध धर्म को फॉलो किया, बहुत लोगों ने जैन धर्म को अपना लिया, ठीक है, सब इनके फॉलोअर्स हो गए एक प्रकार से। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म में बहुत सारे उस समय भारतीय जो प्राचीन हिंदू संस्कृति है उसमें कुछ कमियां आ गई थी, कुछ बुराइयां आ गई थी, जिनको दूर करने के लिए इन्होंने सत्य और अहिंसा का सहारा लिया और व्यवसाय पर बल दिया, ठीक है। तो इनके प्रिय थे ये। तो यहाँ पर हमको व्यवसायों का वर्णन बहुत मिलता है। व्यावसायिक श्रेणियां जिनका विकास वैदिक काल में ही हो गया था। व्यवसाय जैसे रथ बनाना, नाव बनाना, पानी के जहाज बनाना, कपड़े रंगना, सूत बनाना, ये सब वैदिक काल से ही स्टार्ट था। ये सब व्यवसाय आरंभ थे वहां से। तो इनका विकास अब प्रचुर मात्रा में खूब हो गया था इस समय तक, जैन और बौद्ध काल में, ठीक है। इस काल में व्यवस्थित और संगठित होने लगी थी जो व्यवसाय है वो इस काल में पूरा खूब अच्छी तरह से श्रेणियों के रूप में और बड़े बड़े छोटे और बड़े संगठनों के रूप में हमारे सामने आता है। और सभी व्यावसायिक श्रेणियां व्यवस्थित ढंग से, उनके अपने नियम थे, जिन नियमों को सभी मानने को बाध्य होते थे। तो इसलिए एक व्यवस्था के अनुसार वो सब चलने लगे थे। एक उन्होंने व्यवस्था का रूप ले लिया था, एक इंस्टीट्यूशंस का कह सकते हैं, एक संस्था के रूप में वो लोग दिखाई पड़ते हैं। इस समय व्यावसायिक चेतना, मतलब पूरा समाज व्यावसायिक चेतना से, अधिकांश लोग उसमें से भरे हुए थे। जो वैश्य वर्ग था उसको लगता था कोई कार्य करो, व्यवसाय करो जिससे धन आए और आर्थिक स्थिति अच्छी हो। तो एक व्यावसायिक चेतना व्याप्त थी उस समय, जो पूरे समाज में उस समय काफी ज्यादा व्याप्त हो गई थी। और इतनी ज्यादा व्याप्त हो गई थी कि कुछ गांव एक व्यावसायिक वर्ग के निवास स्थान बन गए थे। जैसे कि हम देखते हैं कि बर्तन बनाने वालों का एक पूरा गांव हो गया था, है ना। कई जगहों पर बर्तन बनाने वाले अलग अलग वो नहीं रहते थे कि छितरा बितरा कर रहे हैं, वो एक साथ रहने लगे थे, जिससे उन्होंने एक गांव का निर्माण किया। इसी तरह लोहारों ने एक गांव का निर्माण किया। यहाँ तक कि नट और सपेरे भी अपने अपने गांव, जिसको आजकल हम मोहल्ले के रूप में जान सकते हैं, पर एक गांव के रूप में, वो ग्राम के रूप में देखे जा रहे थे। तो यहाँ तक कि कुछ गांवों का नाम भी इसी प्रकार के इन्हीं व्यवसायों के नाम पर भी पड़ जाता था। वर्तमान में हम कहते हैं ना लोहारन टोला, कुम्हार का टोला, टोला मीन्स उनका मोहल्ला, यह गांव है ना। तो ऐसे प्राचीन काल में भी उनके व्यवसाय के नाम पर उस गांव के नाम ही हो जाते थे, ठीक है। इसी समय ये वो टाइम था जब श्रम का विभाजन होने लगा। श्रम का विभाजन होने लगा कि कौन किस प्रकार का श्रम करेगा समाज में, ठीक है। और विवाह परंपरा के अंतर भी भेद स्थापित होना प्रारंभ हो गया। वैवाहिक परंपराओं का भी भेद स्थापित होना प्रारंभ हो गया कि कोई किसी से भी विवाह अब नहीं कर सकता था। अब वो नियम कड़े हो गए कि हमारे जिस व्यवसाय से हम हैं उसी व्यवसाय के अंतर्गत अपनी बेटी या बेटे को विवाह करेंगे, कन्या या पुत्र का विवाह, पुत्र या पुत्री का विवाह करेंगे, ठीक है। तो उसमें भेद स्थापित होना प्रारंभ हुआ। तो इससे क्या हुआ? इससे जाति व्यवस्था को बल मिला, क्योंकि लोग अपने संगठन से बाहर अब कम जाना पसंद कर रहे थे। अब लव मैरिज की बात अलग है, लेकिन माता पिता जब विवाह करते हैं तो वो उनके हित के, अपने बच्चों के, अपने पुत्र पुत्रियों के हित का सोचकर वैवाहिक जीवन के अंदर भी ये भेद आ गया था कि समाज में कोई भी वर्ण किसी भी वर्ण से विवाह कर सकता था। ये बात अब खत्म हो गई थी। अब व्यवसाय के आधार पर भी विवाह संबंध होने लगे, जिससे जाति व्यवस्था को और बल मिला और ताकत मिली और वो पूरी तरह से प्रगति करने लगी, चल निकली। इसी समय विवाह में अनुलोम और प्रतिलोम, ये देखिए स्मृतियों के आधार पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि दो अनुलोम और स्मृतियों का टाइम तक आते आते अनुलोम और प्रतिलोम दोनों प्रकार के विवाहों को मान्यता
समाज में प्राप्त हो गई थी इस समय। अब अनुलोम विवाह क्या है? अपने वर्ण से एक वर्ण के नीचे वर्ण की कन्या से विवाह करना अनुलोम विवाह कहता था। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय से कर सकता था, क्षत्रिय वैश्य की कन्या से कर सकता था, और वैश्य शूद्र की कन्या से चाहे तो कर सकता था विवाह, अगर उसकी इच्छा हो तो। और प्रतिलोम विवाह इसका उल्टा होता था, यानी नीचे के वर्ण ऊपर के वर्ण की कन्या, नीचे वर्ण के पुत्र ऊपर की वर्ण की कन्या का जो विवाह था उसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। पर अनुलोम विवाह को समाज ने मान तो लिया था, स्वीकार तो कर लिया था, पर शुद्ध की तरह नहीं। अब देखिए, अब ये जो ऋग्वैदिक काल में ये बात नहीं थी, कोई किसी से भी विवाह कर सकता था, कोई भी कार्य कर सकता था, प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार था। वर्ण व्यवस्था लचीली थी, समाज खुला हुआ था, तो लोग जो चाहे सो अपने मनपसंद अनुसार अपने कार्य को कर सकते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं रहा। स्मृतियों के काल में, जैन बौद्ध युग के बाद में हम देखते हैं कि समाज में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होने लगे थे, मगर उनको वो सम्मान नहीं प्राप्त होता था जो अपने ही वर्ण के कन्या या वर से करने पर प्राप्त होता है। ठीक है ना? प्रतिलोम विवाह से उद्भूत संतति को, अनुलोम विवाह को लोगों ने स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन बहुत सम्मान की दृष्टि से नहीं देख रहे थे। लेकिन प्रतिलोम विवाहों की निंदा भी होने लगी थी। प्रतिलोम यानी उल्टे विवाहों को समाज बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा था उस समय, और उसको समाज से बहिष्कृत माना जाने लगा। ये कहा जाने लगा कि समाज में ये बाहर हो जाए, समाज से, जो मेन समाज को ये खराब कर रहे हैं और हमारे समाज को, इसलिए इनको बहिष्कृत किया जाए समाज से। लोग, अगर आप लोगों को ने कभी सुना हो, आपको याद आता हो कि कभी कभी पीढ़ी दो पीढ़ी पहले तक भी ऐसा होता था कि कोई जैसे कोई खराब काम कर दे तो उसका हुक्का पानी बंद कर देते थे गांव वाले लोग, कि इनका हुक्का पानी बंद किया जाए, इनको विवाह या कोई भोज का समय हो तो उसमें इनको निमंत्रण ना दिया जाए, यानी उनको अलग थलग कर दिया जाए। यहाँ तक कि नाई को रोक दिया जाता था कि उनके बाल और सिर के बाल और दाढ़ी के बाल भी ना काटे, है ना? तो ये एक प्रकार का ग्राम का बहिष्कार होता था। तो इसी तरह पहले जो प्रतिलोम विवाह होते थे उनका बहिष्कार समाज में होने लगा। ठीक, तो इससे क्या हुआ? इससे विभिन्न जातियों का उद्भव हो गया। अब वो जाएंगे कहाँ भाई? आत्महत्या तो करेंगे नहीं, रहेंगे तो समाज में ही, भले उनका भूख का पानी बंद हो जाए, लेकिन इससे क्या हुआ? वो एक अलग जाति के रूप में देखे जाने लगे, यानी शुद्ध वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ना रहकर वो उनको एक तीसरी जाति के रूप में देखा गया। यह किसी भी वर्ण के न होकर ये अलग से नहीं है। ठीक है, तो ये इसने जाति का काम किया। ये अलगाव जो है, इसी ने जाति व्यवस्था को बल दिया। अब यहाँ पर देखिए, अनुलोम विवाह द्वारा उद्भूत संतति को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न जाति का बताया है। जो अनुलोम विवाह हुए हैं, जिनको समाज मान्यता तो दे रहा था लेकिन पसंद नहीं कर रहा था, सम्मान नहीं दे रहा था, अब उनकी जो संतानें होती थी तो उनको भी थोड़ा सा नीचे दृष्टि से देखा जाने लगा, और उनको विभिन्न जातियों का, उनको वर्ण न कहकर इनको अलग जाति कहा गया, ये अलग जाति के हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आर्यों और अनार्यों में भेद हम देखते हैं कि आर्य गोरे थे, अनार्य काले थे। एक जाति आर्य थी, दूसरी जाति आर्य नहीं थी, इसलिए अनार्य थी। जो मूल निवासी थे वो अनार्य कहे गए, और जो आए हमारे देश में, जिन्होंने आर्य संस्कृति को फैलाया, वो आर्य कहे गए। ठीक है, तो इस प्रकार के विवाह के कुछ विद्वानों का विचार है कि इस प्रकार के विवाह के बाद उत्पन्न संतति पिता की जाति के अनुकूल मानी जाती है। कुछ विद्वानों ने थोड़ी उदारता दिखाई और कहा कि नहीं नहीं, ऐसी जो संतानें होंगी उनको जैसा उनका पिता का जो भी वर्ण है उसी वर्ण में हम लोग उनको मान लेते हैं। जबकि दूसरे वर्ग के कुछ लोग जो थे वो कहते थे कि नहीं, पिता की जो माता की जाति है वो पिता की जाति से निम्न होती है। ये अनुलोम विवाहों में माता की जाति हमेशा पिता की जाति से निम्न होती है। जाति यहाँ पर वर्ण समझ लीजिए, पिता के वर्ण से माता का वर्ण निम्न होता है, इसलिए उसकी जो संतान है वो पिता की तरह कैसे हो सकती है, यानी शुद्ध नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से कुछ उसको निम्न दृष्टि से देखा जाना चाहिए। ये ऐसा विचार बुद्धि उस समय के विचारकों के मन में आया और ये समाज में ये बात कही गई। इसमें भी तीसरा वर्ग, एक और वर्ग आया, उसने कहा कि संतति का प्रजनन यानी बच्चों का जन्म माता से होता है।
बच्चों को जन्म कौन देती है? माता से होता है। अतः संतति माता की जाति ही अपनाती है। इसलिए जो बच्चे हैं, पिता की जाति में अगर उनको उतना आदर नहीं मिल रहा है तो वो माता की जाति को अपना लेते हैं। अब ये तो हो गए तीनों सिद्धांत। अब इनकी कुछ और व्याख्या हम आपको बताते हैं। स्मृतिकारों ने जाति पर और भी बहुत कुछ कहा है। तो इसमें से कुल्लूक भट्ट एक हुए हैं। तो कुल्लूक भट्ट ने मनु स्मृति की व्याख्या की। तो वहां पर उन्होंने कहा कि प्रतिलोम विवाह जो है पूर्णतः अवैधानिक है, यानी संवैधानिक नहीं है। हमारे जो मतलब नियम है, संविधान है, जो मनुस्मृति बनाई गई है, उसके हिसाब से देखो तो यह उल्टा काम है, उल्टा कार्य है। वो नहीं मान रहे संविधान को। इसलिए जो प्रतिलोम विवाह है, उल्टा विवाह, यानी नीचे वर्ण का युवक हो और उच्च वर्ण की युवती हो, तो यह अवैधानिक विवाह माना जाएगा।